साप्ताहिक स्वाध्याय मंडल में प्रति सप्ताह शामिल होने वाले इस ज्ञान यज्ञ के सुधी श्रोताओं को मेरा सादर नमन। यह आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से युवाओं के लिए है, ऐसा जो कहा हुआ है, इसलिए आज अनेक युवा अलग से शामिल हुए होंगे। उस युवा शक्ति को भी मेरा नमस्कार। साधारणतः अंग्रेजों ने कुछ भ्रांतियां अपने समाज में फैलाई हुई हैं। इन भ्रांतियों में से सारी तो हम विचार आज नहीं करेंगे क्योंकि समय की कमी है, लेकिन एक भ्रांति जो है कि ठीक है, भारत के लोग अध्यात्म इत्यादि के बारे में जानते थे, लेकिन जिसे साइंस टेक्नोलॉजी कहते हैं वो तो हम पश्चिम के लोगों ने ही भारत को दिया है। ये भ्रम फैलाया उन्होंने, लेकिन बड़े शातिर थे। जिस पद्धति से उन्होंने इस संभ्रम को फैलाया, उसके कारण भारत के अधिकांश लोग इस संभ्रम के शिकार हो गए। दुर्भाग्य है, लेकिन यह वस्तुस्थिति है। वस्तुस्थिति आज भी किसी को पूछें कि 50 वैज्ञानिकों के नाम बताओ, किसी छात्र से पूछे तो हो सकता है कि 45 या उससे भी ज्यादा वो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम बताएगा। उसमें उस बालक बालिका की गलती नहीं है, उसे यही सब पढ़ाया जाता है, यही सब पढ़ाया जाता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है तो दिमाग में उसके न्यूटन का ही नाम आता है। भास्कराचार्य का नाम क्यों नहीं आता? क्योंकि हम बड़े लोगों ने उनको वह चीज बताई ही नहीं कि जिस चीज का आविष्कार न्यूटन ने किया था उसके सैकड़ों वर्ष पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, सैकड़ों वर्ष, और इसके एविडेंसेस हैं, प्रमाण हैं, पुस्तकों में उपलब्ध है, गपोड़बाजी नहीं है। सैकड़ों वर्ष पहले भास्कराचार्य कर चुका है, लेकिन हमारे छात्र छात्रा के दिमाग में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते ही न्यूटन का नाम आता है। पाइथागोरस थ्योरम ही बोलते हैं। एक साइंटिस्ट हुआ करता है यूरोप का, पाइथागोरस नाम का। उसने इस जो त्रिकोण गणित का, ज्यामिति का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, थ्योरम, वो उसका खोज किसने किया? तो पाइथागोरस ने किया, तो उसको नाम दे दिया पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे बोधायन ने क्या किया था भैया? वही बात, वही किस्सा। पाइथागोरस से सैकड़ों साल पहले अपने ऋषि बोधायन हो गए हैं, उन्होंने वही चीज जो पाइथागोरस थ्योरम के रूप में हमको बताई जाती है, और इसको विदेशी विद्वानों तक ने स्वीकार किया हुआ है। लेकिन हमारे बच्चे बच्चियां क्या जानते हैं? पाइथागोरस, बोधायन को कौन जानता है? न्यूटन को जानते हैं, भास्कराचार्य को कौन जानता है? गलती उनकी नहीं है। मैं प्राध्यापक रहा हूं तो लंबे समय तक छात्र छात्राओं से निकट का संपर्क रहा है, संवाद रहा है, और इसलिए जहां तक बने कोशिश ऐसी रहती है कि उनके बीच में जा सके। तो एक भोपाल में ही एक विद्यालय में मेरा जाना हुआ, इसी विषय को लेकर, भारत में विज्ञान की उज्जवल परंपरा, इसी विषय को लेकर जाना हुआ। थोड़ा प्राध्यापक की जैसी आदत होती है, कुछ की अलग रहती है, लेकिन कुछ लोगों की इस तरह की आदत रहती है कि थोड़ा छात्रों से संवाद करते हैं। तो 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र थे, छात्र और छात्राएं बड़ी संख्या में। अच्छा विद्यालय था, रेपुटेड जिसको कहते हैं ना, उस प्रकार का। सब आए हुए थे। अब मैनिट के प्रोफेसर भाषण देने वाले हैं तो उनको भी बड़ी उत्सुकता रहती है, तो बड़े उत्सुकता से आए हुए थे, अच्छा से आए हुए थे। तो थोड़ा जब संवाद किया तो उसमें ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं इनको भी वही चीज लग रही जो अंग्रेजों ने संभ्रम फैलाया
कि भाई तुम लोग बाकी चीजें तो जानते थे, अध्यात्म इत्यादि, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी तो हम पश्चिम के लोगों ने आपको दी है। कहीं ना कहीं वो इसी बात को मानने वाले थे, ऐसा ध्यान में आया मुझे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे पाठ्यक्रम में आपने मोहेंजोदड़ो हड़प्पा पढ़ा है क्या? मैं जानता था कि उनके पाठ्यक्रम में है। हाँ हाँ पढ़ा। हाँ बोले क्या है जरा बताओ। उत्साह रहता है तो 2-3 बच्चे खड़े हो गए, बताया उन्होंने। ये 4,000 5,000 साल पहले पुराने अवशेष नगरों के अवशेष हैं जो बड़े विकसित नगर थे और उत्खनन में मिले हुए हैं। बड़ी गौरव की बात है, ऐसी बातें वो लोग बोले 4,000 5,000 साल पहले। और नगर कौन से? विकसित नगर, उसके ये अवशेष उनके पाठ्यक्रम में है। अब मजा देखिए, पाठ्यक्रम में होते हुए भी उनका माइंडसेट कैसा है। इस माइंडसेट को बदलना सबसे महत्व का काम है। तो मैंने पूछा उनसे, अच्छा एक बताओ कि ऐसे विकसित नगर बनाने के लिए भवन होने चाहिए? हाँ भवन होने चाहिए। मतलब सिविल इंजीनियरिंग का ज्ञान होना चाहिए, आर्किटेक्चर का ज्ञान होना। मैं एक एक ऐसा विषय लेता गया। तो जिसको आधुनिक काल में इन नामों से जाना जाता है, मेटलर्जी कह सकते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा ये ज्ञान उनको हुए बगैर ऐसे नगर बन सकते थे क्या? नहीं बन सकते। हाँ नहीं बन सकते थे। मतलब उस समय उसको जो भी कहते होंगे, लेकिन वो ज्ञान था कि नहीं थे, जिसको आज हम सिविल कहते हैं, आर्किटेक्चर कहते हैं। अब मैंने पूछा उनसे, एक बात बताओ कि जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने भारत को ये सब सिखाया है, टेक्नोलॉजी साइंस, 4,000 साल पहले 5,000 साल पहले उनकी क्या स्थिति थी? जरा याद करो, जरा बताओ मेरे को। तो मैंने देखा वो सोच में पड़ गए और उनके चेहरे बताए। प्राध्यापक को थोड़ा सा चेहरे पढ़ना आ जाता है, तो चेहरे से ध्यान में आता कि उनके चेहरे बता, अरे यार बात तो सही है। ऐसे भाव उनके चेहरे पे आने लगे कि भाई 4,000 5,000 साल पहले ये अंग्रेज जो है वो क्या जानते थे साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में? अमेरिका वाले क्या जानते थे? जर्मनी वाले क्या? कोई कुछ नहीं जानता था, भारत ही जानता था। तो थोड़ा सा ऐसा विषय की शुरुआत करके फिर उनको अन्य चीजें बतानी। तो जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट को बदलना पड़ता है। अन्यथा उनको ज्ञान भी है, जानकारी भी है, तो भी माइंडसेट वैसा का वैसा बना रहता है। तो इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है, ये माइंडसेट बदले कि हाँ भारत के लोग जानते थे, उस पे हमें गर्व है और इसलिए हम भी आज उस क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, ऐसा आत्मविश्वास जगता है। जब अपने पूर्वजों की श्रेष्ठता के बारे में जानकारी मिलती है, तब जाकर के मैं भी इस जीवन में कुछ कर सकता हूं, कर सकती हूं, ऐसा भाव मन में जगता है। इस कारण से इस कारण से इस प्रकार के विषय लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अब इसमें चूंकि मैं युवाओं को ध्यान में रखते हुए अधिक बातें बोलूंगा, क्योंकि कार्यक्रम में भी कहा हुआ है कि युवाओं के लिए विशेष। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो बड़ी आयु के युवा है, मैं उनको युवा ही कहूंगा, जो सक्रिय है वो युवा है, लेकिन बड़ी आयु के हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि बड़ी आयु के युवाओं के लिए उसमें कुछ नहीं, उनके लिए भी है, उनके लिए भी है। तो थोड़ा सा इस विषय पर सोचते समय कुछ बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। उससे पहले मैं डॉक्टर कलाम साहब की एक पुस्तक का उल्लेख करना चाहूंगा संक्षेप में। आप लोगों ने विजन 2020 पुस्तक पढ़ी होगी, पढ़नी चाहिए। देखिए, इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं, उससे इस जीवन में कुछ करने की प्रेरणा मिलती है, अच्छा काम करने की, बड़ा काम करने की प्रेरणा मिलती है। और कलाम साहब तो हमेशा ही कहा करते थे ना, एम बिग, कोई लक्ष्य रखना है तो छोटा मत रखो, बड़ा लक्ष्य रखो तो बड़ा काम करोगे।
छोटा लक्ष्य रखोगे तो छोटा काम कर। ऐसे महापुरुषों के लिखे हुए जो पुस्तकें रहती है, भाषण रहते हैं, वो पढ़ने चाहिए। उस विजन 20 उनका स्वप्न था। ये T20 की बात नहीं हो रही है, 20-25 साल पहले लिखी हुई पुस्तक है। तो उनका स्वप्न कि सन 2020 में मेरा प्यारा भारत कैसा होगा, विकसित देश बनेगा तो कैसा बनेगा। ये जो उनका सपना था उसको कैसे साकार करना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई वो पुस्तक है। अब उसमें वो एक उदाहरण बताते हैं कि मानसिकता कैसी है बड़े लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, जो अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, कि जो देश और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं उस पद पर बैठ करके, उन लोगों की मानसिकता कैसी है ये बताने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। 2-3 उदाहरण में केवल एक बताऊंगा आपको। कि बोले मेरे कमरे में एक अच्छा कैलेंडर टंगा हुआ था, इस पे बहुत सुंदर चित्र थे धरती के ऊपर से लिए हुए, सैटेलाइट से लिए हुए। इतने सुंदर चित्र थे कि बरबस आदमी चला जाता था, देखता था, क्योंकि कैलेंडर है तो एक ही चित्र दिखता है ना, हर महीने में क्या क्या है देखने की इच्छा हो जाती है। खास करके जो परिचित होते हैं वो जरूर चले जाते हैं। बोले ऐसा एक बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो वैज्ञानिक था, बड़े पद पर था, और वो मुझसे मिलने के लिए आया। उसने कैलेंडर देखा, मेरी उसकी मित्रता थी, तो वो चला गया बेतुल में कैलेंडर के पास, सारे चित्र देख लिए और वापस आ गया। बोले हाँ ये तो मेड इन जर्मनी है इसीलिए अच्छा है, मैं वही सोच रहा था। अब देखिए मानसिकता क्या होती है। मैं यही सोच रहा था कि भारत में इतना अच्छा कैलेंडर कैसा बना। तो उन्होंने कहा कि भाई उसमें तुमने वो लाइन नहीं पढ़ी क्या, जो जर्मनी के कंपनी ने कैलेंडर बनाया है, उन्होंने धन्यवाद किसको दिया है, भारत के इसरो को दिया हुआ है। क्यों? कि भारत के सैटेलाइट ने धरती के अपने जो चित्र खींचे हुए हैं उन चित्रों को इस कैलेंडर में उपयोग करने की अनुमति प्रदान की, इसलिए उनका धन्यवाद। तो वो अच्छा कैलेंडर बना है, इसका मूल क्रेडिट किसको है, जर्मनी को है कि भारत को है। लेकिन मानसिकता कैसी है, अच्छी चीजें भारत में बन ही नहीं सकती। एक और उदाहरण उन्होंने बताया है, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में आधुनिक काल में जिसको प्रक्षेपास्त्र कहते हैं, आग्नेयास्त्र कहते हैं, इसका पहली बार उपयोग हुआ था। तो भारत की सेना ने किया था। अब उस क्षेत्र के लोगों को, कोई वैज्ञानिकों की गोष्ठी थी, लंच आवर में सब लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे होंगे, तो विषय चल पड़ा। तो किसी ने कहा कि नहीं ये काम भारत में नहीं, ये काम कोई एक दो लोग कह रहे थे कि ये काम फ्रांस ने किया हुआ है, एक दो लोग कह रहे थे नहीं ये काम इंग्लैंड ने किया हुआ है। कलाम साहब सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये काम न फ्रांस ने किया है न इंग्लैंड ने किया है, ये काम भारत ने किया। फिर उन्होंने श्रीरंगपट्टनम युद्ध वगैरह का सारे रेफरेंसेस दे दिए, सारे प्रमाण दे दिए। अब कलाम साहब बड़ा व्यक्तित्व था, उनकी बात कौन ठुकरा सकता था। तो बोले अच्छा ऐसा है क्या? बोले उनके चेहरे पर कोई गर्व का भाव नहीं आया। अरे मैं तो सोच रहा था कि इंग्लैंड वालों की खोज है, नहीं नहीं मेरे भारत की खोज है, क्या बात है। ऐसा जो गौरव का भाव आना चाहिए वो गौरव का भाव नहीं आया, सपाट चेहरा, ओह इज इट सो, इतना कह करके बस विषय खत्म हो गया। बोले ये जो मानसिकता है कि अपने पूर्वजों की श्रेष्ठता का ज्ञान नहीं और वर्तमान में लोग कुछ कर सकते हैं इस बात में विश्वास नहीं, इस मानसिकता को बदले बिना भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं आ सकता। ये कलाम साहब ने विजन 2020 में बिल्कुल शुरुआत में मेंशन किया हुआ है। इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। इस दृष्टि से मानसिकता बदलने के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रकार के उदाहरण उनके सामने रखे जाते हैं। आप खुला रखिए, उसको खुला रखिए और कंट्रोल करिए, तब जाकर के ये विषय लोगों के सामने आता है। तब जाकर के ये विषय लोगों के ध्यान में आता है। अब इसमें थोड़ा सा मैं युवाओं के लिए विशेष बात कहना चाहूँगा कि
कई बार हम लोगों को ऐसी जानकारियां मिलती है तो हम भी उत्साहित हो जाते हैं, अरे हमारे पूर्वज इतने श्रेष्ठ थे। तो हम थोड़ी सी अतिरंजित बातें करने लगते हैं, बुजुर्ग भी करते हैं, युवा भी करते हैं। अतिरंजित यानी कैसा कि जिसके प्रमाण नहीं है वे बातें भी हम कहने लगते हैं। तो थोड़ा सा यदि किसी की मानसिकता बदलनी है और किसी आपके प्रमाण के बिना हम कोई बात कहते हैं तो उनको लगता है ये गपोड़बाजी चल रही है, स्वाभाविक रूप से ऐसा लगने लगता है। इस कारण से जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बताता हूं, अपने रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख आता है, रामायण के काल का भी उल्लेख आता है। हम लोग क्लेम करते हैं, ठीक है, अपना विश्वास है, लाखों साल पुराना है, युगों की कैसी कल्पना है, कितने वर्षों का युग होता है, सारे अपनी जगह पर है। उस हिसाब से राम कितने लाख वर्ष पहले हुए होने चाहिए, लेकिन आज उसके प्रमाण उपलब्ध है क्या? फिजिकल प्रमाण उपलब्ध है क्या? नहीं। तो जिसके फिजिकल प्रमाण उपलब्ध नहीं है वो बातों का क्लेम, हम विश्वास है, हम विश्वास रखें, लेकिन क्लेम न करें। लेकिन महाभारत कितना पुराना है, महाभारत के प्रमाण, मैं विस्तार में नहीं जाता, जो इच्छुक लोग हैं वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि महाभारत लगभग 5000 साल वर्ष पहले हुआ है। ये माइथोलॉजी नहीं है, इतिहास है, प्रत्यक्ष हुआ है। लगभग 5000 साल पहले इसी भारत में यह युद्ध हुआ है। इसके इतने प्रमाण उपलब्ध हैं, ज्योतिषीय प्रमाण उपलब्ध है, ग्रंथीय प्रमाण, सब प्रकार के प्रमाण उपलब्ध हैं। इसलिए दुनिया ने स्वीकार कर लिया है कि हाँ, महाभारत 5000 साल पुराना है। रामायण को स्वीकार नहीं किया, उसको क्लेम ना करें, लेकिन महाभारत को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 5000 साल पुराना है। अब 5000 साल पहले सारे ज्योतिष विद्या का ज्ञान था कि नहीं था? दुनिया में किस देश में यह ज्योतिष विद्या का ज्ञान 5000 साल पहले था? और ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार के उपकरण लगते हैं हम लोग कल्पना कर सकते हैं। दूरबीन लगती है, उसमें लेंस लगता है, ये सारी चीजें लगती है। ये नैसर्गिक रूप से उपलब्ध होती है क्या? नहीं होती है। तो कांच पर कोई विशिष्ट प्रकार का प्रोसेसिंग करेंगे तब लेंस बनता है, और विशिष्ट प्रकार का ही लेंस होना चाहिए, विशिष्ट रेडियस का ही लेंस होना चाहिए। तो मेजरमेंट की एक्यूरेट पद्धति थी कि नहीं थी 5000 साल पहले? उसके बिना ज्योतिष विद्या में इतना सारा ज्ञान मालूम हो सकता था क्या? सारे ग्रहों की पृथ्वी से कितनी दूरी है, और दुनिया भर के वैज्ञानिक आश्चर्य प्रकट करते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल, इट इज अ ग्रेट कोइंसिडेंस, ऐसा वो लोग कहते हैं। अरे कोइंसिडेंस एक बात में होता है, प्रत्येक ग्रह की दूरी जितनी भारत के ग्रंथों में लिखी हुई है और आज का विज्ञान स्वीकार करता है, लगभग एक जैसी है, 97-98% एक्यूरेट, सारे के सारे। तो कोई एक दूरी यदि होती तो कह सकते थे कि कोइंसिडेंस है, दो दूरियों को कोइंसिडेंस कह सकते, भाई सारे के सारे तो ध्यान में आता। तो यदि यह ज्ञान है तो टेक्नोलॉजी हमारी कितनी विकसित थी 5000 साल पहले। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखना प्रारंभ करते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखना प्रारंभ, और उस नजरिए से हमने पुरानी बातों को देखना चाहिए। मैंने पुष्पक विमान का उल्लेख किया कि भाई हमारा विश्वास है, हम माने, लेकिन दूसरों को यह ना कहें कि हाँ इस पर तुम भी विश्वास रखो, क्योंकि उसका प्रमाण नहीं, आज की तारीख में नहीं, कभी मिल जाएगा। विश्वास रखिए, आगे चल करके उसके भी प्रमाण मिलेंगे। जब मिलेंगे उस समय के लोग उसको क्लेम करेंगे। आज महाभारत के प्रमाण उपलब्ध है, हम महाभारत की चीजों को क्लेम करें। साथ ही साथ भारद्वाज संहिता आज उपलब्ध है कि नहीं है? भारद्वाज संहिता उपलब्ध है, उसको हम क्लेम करें। कितना पुराना है? 2000 से ज्यादा साल पुराना है। इस भारद्वाज संहिता में क्या है? सारा विमान विद्या का ज्ञान है। और ये बात कौन के सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहे हैं, यानी कई लोगों ने रिसर्च की हुई है।
उस रिसर्च के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसमें जो जो बातें कही हैं वो सही है, क्योंकि उसको लेबोरेटरीज में प्रमाणित किया गया है। एक उदाहरण बताता हूँ कि विमान को अदृश्य कैसे करना, इसका वर्णन उसमें है भारद्वाज संहिता में। 2000 साल पुराना विमान को अदृश्य कैसे करना, तो उस पर किसी अलॉय का लेप यदि करते हैं तो विमान अदृश्य हो जाता है, ऐसा उसमें कहा गया है। अब ये जो अलॉय बनाया हुआ है उसका जो वर्णन है, तो वो जिंक ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, आयरन ले लीजिए और मिला दीजिए, अलॉय बना लीजिए, ऐसा वेग वर्णन नहीं है, पिन पॉइंटेड वर्णन है। 38.3% जिंक, ऐसा नहीं है, लेकिन इस प्रकार का 51.5% आयरन, 3.8%, ऐसा कंपोजिशन उसका दिया हुआ है। अपने भारत की कुछ लेबोरेटरीज है, उन लेबोरेटरीज ने उस प्रकार का अलॉय बनाया, उसको टेस्ट किया, और भारद्वाज संहिता में जो क्लेम किया गया है कि इसमें इसी प्रकार के गुणधर्म होंगे, एज इट इज वे बातें उनमें अपने रिसर्च करने वाले लोगों ने पाई हैं, रिसर्च पेपर्स लिखे, दुनिया ने स्वीकार किया। जेट विमान तक की संकल्पना इस भारद्वाज संहिता में है, जेट विमान तक सारे डिटेल्स दिए। इसको तो हम क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उसमें से कई बातों को लोगों ने आज की लेबोरेटरीज में टेस्ट करते हुए प्रमाणित किया हुआ है, ये गपोड़बाजी नहीं है। और ऐसे इतने प्रमाण, जैसे अपने सुश्रुत संहिता है, अभी सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी का भी है कि नहीं है? आज जो प्लास्टिक सर्जरी का कोर्स चलता है मेडिकल कॉलेजेस में, उसमें जो विदेशी लेखकों की लिखी हुई टेक्स्ट बुक्स होती है स्टैंडर्ड, जो दुनिया भर में चलती है, उनमें सुश्रुत संहिता और सुश्रुत द्वारा सर्जरी में उपयोग किए हुए उपकरणों के चित्र दिए हुए हैं, और कहा गया है कि ये चित्र आज की सर्जरी में जिस प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया है हूबहू उससे मिलते जुलते हैं। और सुश्रुत संहिता कब लिखी गई है? 2000 साल पहले। 2000 साल पहले इन पश्चिमी लोगों को इस दिशा का कितना ज्ञान था भैया? इस तरह से विषय जब लोगों के सामने, और ऐसे 50 चीजें हम खोज सकते हैं, खोजेंगे तो अपने को चीजें मिल ही जाएंगी। मैंने सुश्रुत संहिता का उल्लेख किया, अभी चरक संहिता का उल्लेख ही नहीं किया, नहीं करता, उसमें भी समय लग जाएगा। पाराशर संहिता है, कृषि पाराशर है, न जाने कितने प्रकार के ग्रंथ हैं जिसमें, जिसको कहते हैं बाकायदा रिसर्च करते हुए वे ग्रंथ लिखे गए हैं। तो ये भारत में कोई एक व्यक्ति ने कर लिया ऐसा नहीं है। सुश्रुत का तो नाम हो गया, लेकिन सुश्रुत के साथ उस समय पर सैकड़ों हजारों लोग अलग अलग स्थानों पर सर्जरी करते रहे होंगे कि नहीं? आज गांव-गांव में उस प्रकार की सर्जरी जानने वाले लोग अभी भी विद्यमान हैं, उनको खोजना पड़ता है। तो ये सारे भारत में ज्ञान फैला हुआ था, नाम किसी एक का दो का होता है। जैसे भारद्वाज संहिता का उल्लेख किया, और भारद्वाज संहिता में उन्होंने रेफरेंसेस दिए, जैसे आज के रिसर्च पेपर्स में या किताबों में रेफरेंसेस दिए जाते हैं ना, पहले के पुस्तकों के उल्लेख किए जाते हैं, तो भारद्वाज संहिता में उन्होंने पूर्ववर्ती ग्रंथों के उल्लेख किए हुए हैं। क्या अर्थ है इसका? कि भारद्वाज से पहले भी विमान विद्या के बारे में जानने वाले लोग थे, लिखने वाले लोग थे, कुछ करने वाले लोग थे। तो ऐसा अपना श्रेष्ठ भारत रहा है। अब ये सारा ज्ञान बीच में कैसे विलुप्त हुआ, ये एक स्वतंत्र विषय, आज मैं इसको छूऊंगा नहीं, बड़ा विषय है, चिंता का विषय है। लेकिन एक बड़ा कारण उसका है कि लंबे समय तक जो हम पर आक्रमण हुए, युद्ध होता रहा, पराधीन हुए, स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते रहे, इस लंबे संघर्ष काल में हमारी अनेक ग्रंथ संपदा, आप लोग जानते होंगे कि कुछ विश्वविद्यालयों की ग्रंथों की लाइब्रेरी को जलाया गया,
मुस्लिम शासकों के द्वारा, और कितने महीनों तक वो जलता रहा है। सारे ग्रंथ जल गए। तो जो ज्ञान था, ऐसा होते हुए भी जो पांडुलिपियां कुछ उपलब्ध है, उनके आधार पर हम इतनी बात बता रहे हैं। जो सब जल गया वो सब यदि उपलब्ध होता, वो सब पढ़ा जाता, तो न जाने इससे कितना अधिक गुना हमको जानकारियां मिल सकती थी हमारे पूर्वजों की श्रेष्ठता के बारे में। लेकिन युवा लोगों का एक जो सोच रहता है, और वो बिल्कुल सही सोच है कि भाई पुरानी बात तो मान ली, बहुत अच्छा था, बहुत महान थे, ये सब मान लिया, व्हाट अबाउट टुडे? ये उनका प्रश्न रहता है, युवाओं का ये प्रश्न रहता है, व्हाट अबाउट टुडे? अतीत गौरवशाली था, मान लिया, आज क्या है? और जो माहौल है, वो माहौल ऐसा है कि आज भारत में कुछ नहीं। जैसे मैंने बताया ना, वो जो बड़ा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति था, वो कैलेंडर देखता है तो उसके मन में पहला विचार कौन सा आता है? इतना बढ़िया कैलेंडर भारत में बनी, इट कैन नॉट बी मेड इन इंडिया। पास जाकर देखता है मेड इन जर्मनी, यस नाउ आई अंडरस्टैंड, जर्मनी वाला है इसलिए इतना अच्छा। इसका अर्थ क्या है? कि भारत में अच्छी चीज बनी नहीं सकती, भारत के लोग कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते हैं। ये एक ऐसा माहौल बन गया है। इस माहौल को तोड़ना पड़ेगा कि नहीं? और ये तोड़ने के लिए झूठ के आधार पे नहीं, सत्य के आधार पे। तो मैं थोड़े आधुनिक काल के हमारे, क्योंकि वैज्ञानिक क्षेत्र वाला ही विषय है, अन्य क्षेत्रों में आज के गौरवपूर्ण उपलब्धियां भारत की बहुत ज्यादा हैं। उसमें से केवल विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो गौरवपूर्ण उपलब्धियां हैं, उनमें से केवल कुछ का मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूंगा। लेकिन एक बात निश्चित रूप से होनी चाहिए कि हमारे प्राचीन गौरव के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, उस पर विश्वास होना चाहिए, उस पर गर्व होना चाहिए हमारे पूर्वजों की श्रेष्ठता पे, और उनके जैसा ही मैं कुछ करूंगा, करूंगी, ऐसा एक आत्मविश्वास और संकल्प मन में जगना चाहिए। यह होने के बाद जब हम आज का यह पॉजिटिव चित्र देखेंगे, देखिए निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। ग्लास है, आधा भरा हुआ है, कोई कहता है आधा खाली, कोई कहता है आधा भरा है। जो कहता है कि आधा भरा हुआ है वो किस सोच वाला है अपन जानते हैं, जो कहता है आधा खाली है वो किस सोच वाला है अपन जानते हैं। तो थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं पॉजिटिविटी वाला सोच होना चाहिए। ठीक है, भारत में समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं, उनसे इनकार नहीं है। उन समस्याओं को हमें पार पाना है, वो सब करेंगे। लेकिन ये सब होते हुए भी आज भारत की उपलब्धियां कुछ है कि नहीं है? मैं 2-3 उपलब्धियां, उनमें से एक या दो उपलब्धियों का थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा, तब जरा बात समझ में आती है। और एक या दो बातें विस्तार में अपने को ध्यान में आती है तो वैसी 25 बातें हम अपने आप ही खोज सकते हैं। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंफॉर्मेशन एज कहलाता है। तो आज हम इस तरह की जानकारियां भरपूर प्राप्त कर सकते हैं। एक नजरिया हमको रखना पड़ेगा कि किस नजरिए से उस जानकारी को हमें देखना है। जब जानकारी को सही नजरिए से देखा जाता है तब वो ज्ञान बनता है, अन्यथा केवल जानकारी बनी रहती है। ये इंफॉर्मेशन एज का ये बहुत बड़ा खतरा है। युवाओं के लिए मैं विशेष रूप से कह रहा हूं कि केवल जानकारी यानी ज्ञान नहीं है, कुछ और उसके साथ जुड़ता है तब वह ज्ञान बनता है। हम केवल जानकारी इकट्ठा करने वाले न बने, ज्ञानवान बनने की दिशा में प्रयास करने वाले हमने बनना चाहिए। हम जानते हैं 1998 में भारत ने 5 परमाणु विस्फोट किए थे 2 दिन। पहले दिन 3, दूसरे दिन 2। अब ये जो परमाणु विस्फोट है ये अपने आप में इतने प्रेरक है। अब केवल जब इतना कहा जाता है कि भारत ने परमाणु विस्फोट किए, इससे कोई गौरव का भाव ज्यादा से ज्यादा हाँ भी हमने भी कर लिया, इतना जगता है। लेकिन जब डिटेलिंग जानते हैं, इसे जैसे मैंने कहा कि मैं किसी 1 या 2 ऐसे प्रसंगों की थोड़ी डिटेलिंग बताऊंगा, बाकी आप लोग खोजिएगा, डिटेलिंग में खोजना, केवल सरसरी निगाह वाला नहीं होना चाहिए।
गहराई में जाकर के जानना। तो मैं ये परमाणु युद्ध, देखिए 1974 में भारत ने, जिसको पोखरण 1 कहते हैं, किया था, और 1998 में पोखरण 2 किया। पोखरण 1, जिसको कन्वेंशनल एटम बॉम्ब कहते हैं, उसका विस्फोट था, और पोखरण 2 उससे कहीं आगे का विस्फोट था। अब ये अंतर यदि हम नहीं समझेंगे, और ये अंतर समझने के लिए मैं सीधे परमाणु विस्फोट होने के पश्चात जो बीबीसी ने एक उस क्षेत्र के दुनिया के 3-4 प्रमुख वैज्ञानिकों को बुला करके जो उनका परिसंवाद लिया था बीबीसी रेडियो ने, उसका मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें से आपको इस विस्फोट की क्या विशेषताएं है वो ध्यान में आती है, और उसमें वैसी विशेषताएं भारत के लोगों ने अर्जित की, ये हमको ध्यान में आता है। वो फ्रांस का वैज्ञानिक था। कैसा वैज्ञानिक था वो? ऐसा वैज्ञानिक था कि जिसने स्वयं, फ्रांस ने जो 400 से अधिक, उस समय 1998 की बात मैं कर रहा हूं, उस समय तक फ्रांस ने जो 400 से अधिक परमाणु विस्फोट कर चुका था, उसमें से यह वैज्ञानिक प्रत्यक्ष उस ऑपरेशन में जुड़ा है। ऐसे लगभग 200 विस्फोट था। यानी कितना बड़ा वो परमाणु विस्फोट का जानकार था। इससे हम समझते, वो उससे पूछा जाता है, ये इंटरव्यू लेने वाला मोबाइल किसका पता? ये तो ये 200 से ज्यादा परमाणु विस्फोटों में जो हो चुका है, शामिल हो चुका है, उससे वो बीबीसी का संवाददाता पूछता है कि भारत ने अभी एटॉमिक एक्सप्लोजन किए हैं, आर यू सरप्राइज्ड? वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक बोलता है, नो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। थोड़ा पॉज देता है, तो फिर कहता है, आई एम एस्टोनिश्ड। यानी सरप्राइज होने से भी बहुत आगे की स्थिति है एस्टोनिशमेंट। और फिर वो कहता है, आई टेल यू व्हाई आई एम एस्टोनिश्ड। और फिर वो जो बताता है, मैं बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा, बोलता है कि 24 वर्ष बाद भारत ने विस्फोट किया है। यानी पहले विस्फोट में जो शामिल थे वे या तो रिटायर हो गए हैं जॉब से, या रिटायर हो गए हैं दुनिया से। यानी उनमें से कोई इसमें शामिल नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। यानी फ्रेश अटेम्प्ट के रूप में ही 98 को लेना चाहिए। ऑल्दो हम कहते हैं पोखरण 1, पोखरण 2, बट इट इज ए फ्रेश अटेम्प्ट, न्यू अटेम्प्ट। और फिर ऐसा करते हुए भारत ने जो पहले दिन 3 विस्फोट किए हैं, तीनों अलग अलग प्रकार के हैं। एक कन्वेंशनल एटम बॉम्ब का, दूसरा जिसको सब किलोटन टेक्नोलॉजी यूज करके थोड़ा सा उससे, यानी जो कन्वेंशनल है, जो हिरोशिमा नागासाकी पर डाला गया था, उसकी तुलना में हजारों सैकड़ों गुना उसकी विनाशक क्षमता है, ऐसा ये सब किलोटन। और तीसरा जिसको लोग गलती से हाइड्रोजन बॉम्ब कह देते हैं, बोले वो हाइड्रोजन बॉम्ब का नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब इतना विनाशकारी होता है कि उसका प्रयोग के लिए भी विस्फोट नहीं किया जाता। तो कुछ लोग, कुछ देशों के पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, ये कैसे कहा जाता है? तो एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस होता है, उसका यदि सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया तो यह माना जाता है कि वह देश या तो हाइड्रोजन बॉम्ब बना चुका है या उसमें हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की क्षमता है। थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस। तो बोले जो थर्ड था एक्सप्लोजन, वो ये थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस रिलेटेड था, और तीनों के तीनों सफल हुए हैं, एक के बाद एक, तीनों अलग अलग प्रकार के, और तीनों सफल। और 24 वर्ष के बाद, यानी पहली बार अटेम्प्ट करने वाले लोग हैं। और फिर वो बताता है कि मेरा फ्रांस, यानी ये 1998 तक की बात है,
कि फ्रांस ने जितने परमाणु विस्फोट किए हैं, मैं शामिल हुआ हूं उसमें से अधिकांश में, उसमें से कुछ परमाणु विस्फोट ये थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस के थे। देखिए 400 से ज्यादा परमाणु विस्फोट वो देश कर चुका है, और वो थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस के 5-6 एक्सपेरिमेंट्स ट्रायल्स उन्होंने किए हैं, और वो वैज्ञानिक कह रहा है कि हमें अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है। और यहाँ एक देश है कि जो 24 वर्ष के अंतराल के बाद परमाणु विस्फोट कर रहा है, 3 अलग अलग प्रकार के कर रहा है, जिसमें से तीसरा थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको सफलता मिलती है। दैट्स व्हाई आई एम एस्टोनिश्ड। वो वर्णन करके बताता है कितनी बड़ी बात है। तो दुनिया के देशों में अब हम देखें, जिसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की क्या क्या स्थितियां हैं। अब देख, अमेरिका ने नाराज हो गया, प्रतिबंध लगा दिया, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तकनीकी प्रतिबंध लगाए, ये सब अपने को पता है। ये प्रतिबंध लगाए, उसमें से 2 मुख्य प्रतिबंध थे टेक्नोलॉजी वाले। उसके लिए अटल जी ने, प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने वरिष्ठ वैज्ञानिकों की मीटिंग बुलाई थी, ऐसा कहा जाता है। कहीं छापा तो नहीं है, लेकिन मैंने जानकार लोगों से सुना हुआ है। तो साधारणतः ऐसी बातें सच रहती है, हर बात छपती नहीं है। कि जब उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा कि उन्होंने 2 साल, उन्होंने सैंक्शन जो है ना 2 साल के लिए लगाए थे, तो 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। आर्थिक प्रतिबंधों की तो हमने व्यवस्था कर, आप लोग जानते हो इंडिया रिसर्जेंट बॉन्ड उस समय चला था, और जितने प्रतिबंध आर्थिक लगाए थे उन सब का मुकाबला उससे हो गया था, सरप्लस मनी इकट्ठा हो गया था। तो भारत में यह क्षमता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी वाले प्रतिबंध लगाए, खास करके उसमें 2 बड़े महत्व के थे। एक था, भारत का अमेरिका से समझौता हुआ था कि सुपर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी अमेरिका भारत को देगा। रशिया का भारत से समझौता हुआ था कि क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी रशिया भारत को देगा। ये समझौते हो चुके थे, लेकिन यह परमाणु विस्फोट कर दिया, अमेरिका नाराज हो गया। अमेरिका उस समय दुनिया भर का दादा था, उसने रशिया को आंख दिखाई होगी, रशिया भी चुप हो गया। तो अमेरिका ने भी वो समझौता निरस्त कर दिया, नहीं देंगे। अब ठीक है, दादा है, जो चाहे करेगा, और उसको आंख दिखा दे खबरदार, तो उसने भी कह दिया हम भी नहीं देंगे। तो क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी नहीं मिल सकती, सुपर कंप्यूटर नहीं मिल सकता। और आज के जितने बड़े बड़े आविष्कार है, बड़े बड़े काम है, सुपर कंप्यूटर के बिना नहीं हो सकते। भारत के वैज्ञानिकों ने चैलेंज लिया, और वो चैलेंज जो था, वो जो एक वरिष्ठ वैज्ञानिक उस मीटिंग में था, जो कहा जाता है, छपा नहीं है लेकिन कहा जाता है, निश्चित रूप से सही होगा, कि जब उन्होंने कहा कि 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाए हैं, तो ये वरिष्ठ वैज्ञानिक खड़े होते हैं और बोलते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो 2 साल के प्रतिबंध लगाए हैं, आप उनसे कह दीजिए, क्लिंटन उनके प्रेसिडेंट थे अमेरिका के उस समय, तो आप क्लिंटन महोदय से कह दीजिएगा, आप ये 2 साल के प्रतिबंध है, 20 साल के लगा दीजिए, वी आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड। ये आत्मविश्वास हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक में क्यों था? क्योंकि जो अन्य वैज्ञानिक जमात थी भारत की, हजारों की संख्या में, जगह जगह पर, उन पर, उनकी क्षमताओं पर इनका पूरा विश्वास था। और कितनी जल्दी हम लोग उस विश्वास पर खरे उतरे हैं। सुपर कंप्यूटर का निर्माण पुणे में श्री विजय भटकर है, अब उनको पद्मश्री भी मिल गया है, उन्होंने किया। उनकी पूरी टीम थी, उसको उन्होंने नाम दिया परम संगणक। और जो सुपर कंप्यूटर में जितनी क्षमता होगी, राउंड अबाउट उतनी क्षमता इस परम संगणक में आ गई। तो उनके सुपर कंप्यूटर के बिना हम लोग काम कर सकते हैं। और दूसरा, क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी, ये जो क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी है, इसके बिना, जिसको रॉकेट लॉन्चिंग कहते हैं, वो नहीं हो सकता। रॉकेट लॉन्चिंग के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी होती है। अब ये भी मना हो गया। तो भारत के वैज्ञानिक जैसे विजय भटकर जी ने चैलेंज लिया और करके दिखाया, देश भर में काम हुआ, उनको सफलता मिली। ऐसे इसके लिए भी देश भर में काम हुआ, हमको सफलता मिली।
अब ये विषय लेकर के मैं 2 वर्ष पहले आईआईटी खड़गपुर गया था, इसी विषय को लेकर के उनके सामने ये सारा विषय रखा, ये बात भी रखी कि सुपर कंप्यूटर, परम संगणक, विजय भटकर पुणे और क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी, भारत ने इस चैलेंज को भी स्वीकार करके वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, इतना मैंने बताया। विद्यार्थी बड़ी संख्या में आए थे, प्रोफेसर भी बड़ी संख्या में आए थे, बाद में खूब चर्चाएं की, लोगों को ऐसे विषय बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक वहाँ के प्राध्यापक थे वरिष्ठ, वो मुझसे बोलते हैं, प्रोफेसर सप्रे आपने जो क्रायोजेनिक इंजन का बताया, विल यू लाइक टू सी द प्लेस वेयर दैट रिसर्च वॉज कैरिड ऑन? मैं आश्चर्य में आ गया। मैंने कहा क्या मतलब? बोले अरे हमारे आईआईटी, वो वहां का प्रोफेसर बोल रहा है खड़गपुर का, अरे वो जो क्रायोजेनिक इंजन का रिसर्च है हमारे आईआईटी खड़गपुर में सफलतापूर्वक हुआ है। मैं आपको बिल्डिंग दिखाता हूँ, और एक हमारे आईआईटी खड़गपुर और दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इन दो ने क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी के बारे में सफलतापूर्वक रिसर्च किया था। उन्होंने मुझे वो जाकर के बिल्डिंग दिखाई जहां पर क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया था। तो ये भारत की जो ताकत है, इसको तो हमको पहचानना पड़ेगा। और कितने क्षेत्रों में ये है, कितने क्षेत्रों में है। मैंने क्रायोजेनिक इंजन का बताया, हमने बना लिया। आज इसरो का क्या स्टेटस है हम जानते हैं कि नहीं जानते? जैसे खेलों के दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं, वैसे ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी, साइंस के क्षेत्र में भी कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं। उसमें से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जाता है कि जैसे एक साथ परमाणुओं का विस्फोट करना बड़ा कठिन है, वैसे ही एक साथ सैटेलाइट का प्रक्षेपण करना, लॉन्च करना बहुत कठिन होता है। एक को करने में ही नानी याद आ जाती है, तो एक के बाद एक, तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जाता है। कहा नहीं जाता, लेकिन लोग कहते हैं, मान लेते हैं कि एक समय पर ये साइमल्टेनियस लॉन्चिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि एट ए टाइम 8 साइमल्टेनियस लॉन्चेस, 8। अब शायद रशिया का था या अमेरिका का था, मेरे को एकदम से ध्यान में नहीं आ रहा, आप लोग पता लगा लीजिए। भारत ने, इसरो ने इस रिकॉर्ड को कुछ वर्ष पहले ब्रेक किया। कितने किए? 10 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। कितनी बड़ी बात है। लेकिन बात और आगे बढ़ती है। जैसे खेलों में होता है ना, एक ने रिकॉर्ड बनाया, दूसरे ने तोड़ा, फिर उसका किसी ने, तीसरे ने तोड़ा, ये चलता रहता है। तो भारत का ये 10 सैटेलाइट का रिकॉर्ड था, ये रशिया ने तोड़ा। तो 35 के आसपास सैटेलाइट्स उन्होंने साइमल्टेनियस लॉन्च कर दिया। रशिया, भाई देखो दुनिया के देशों में भी क्षमताएं हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हम में भी क्षमता है, ये हमको याद रखना पड़ता है। तो उन्होंने अब भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोई 35-36 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च कर, देखिए 10 से सीधा 35 पर चले गए। और अभी 1.5-2 साल पहले आप लोग थे, शायद 2.5 साल हो गए होंगे, 1 साल तो कोरोना का ही निकल गया, इसको तुम्हें गिन ही नहीं रहा। आपने पढ़ा होगा कि भारत ने 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? 104 सैटेलाइट्स साइमल्टेनियस। कितनी बड़ी मार्जिन से रशिया, अब भारत का ये रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा, अभी तक नहीं देखा। कोई तोड़ेगा तो अपन भी देखेंगे। आश्चर्य हो गया। वो था अमेरिका। अरे अमेरिका, जैसे अपने पास इसरो है, उनके पास नासा है कि नहीं? बल्कि इसरो से पुराना है नासा, उससे पुराना है, बहुत बड़ा काम है उनका। तो नासा के होते हुए अमेरिकन सैटेलाइट भारत से क्यों लॉन्च हुआ भैया? ये मेरे सामने प्रश्न था। मैं थोड़ा देश भर में मेरा घूमना होता है, मेरे दिमाग में तो अमेरिका वाला मामला घूम रहा था, विषय कोई और था। अच्छा, बहुत अच्छा भाषण हुआ। बाद में थोड़ा सा कुछ लोगों से परिचय होता है, तो मेरा उनसे परिचय है, मैनेट में प्रोफेसर है वगैरह ऐसा। तो थोड़ा सा हाय हेलो होने के बाद मैंने उनसे सीधे सीधे प्रश्न, मैंने कहा ज़्यादा समय रहता नहीं है, मैं सीधे पूछ लेता। मैंने कहा कि मैंने वो समाचार पढ़ा, आप सब लोगों को बधाई, बहुत बड़ा आप लोगों ने अचीवमेंट है, वंडरफुल वगैरह वगैरह, जितनी तारीफ होनी और करनी भी चाहिए। उसके बाद मैंने पूछा, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वन थिंग,
बाकी देशों के नाम तो मुझे समझ में आते कि उन्होंने सैटेलाइट भारत भेजे लॉन्चिंग के लिए, अमेरिका ने क्यों भेजे मुझे समझ में नहीं आया। अब वो समझ गया कि ये बारीकी से सोचने वाला आदमी है और प्रोफेसर है। बोलता है प्रोफेसर सप्रे, द आंसर इज वेरी सिंपल। मैं आश्चर्य में आ गया, मैंने कहा वेरी सिंपल, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे इट इज जस्ट वन वर्ड आंसर, केवल एक शब्द का उत्तर है आपके प्रश्न के लिए। मैं और आश्चर्य में आ गया, मैंने कहा प्लीज वो एक शब्द मुझे बता दिए, मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कहा दैट वर्ड इज कॉस्ट, COST। यानी भारत से सैटेलाइट लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आता है, वो इतना कम है कि अमेरिका से सैटेलाइट भारत भेजना वो भी एक खर्चा जुड़ जाता है। सैटेलाइट के निर्माण में वो खर्चा भी जुड़ गया। ये सारे खर्चे जोड़ने के बाद भी भारत से लॉन्च करना बहुत सरल सस्ता पड़ता है, इसलिए अमेरिका वाला, ठीक है गवर्नमेंट ने नहीं भेजा होगा तो प्राइवेट कंपनी ने भेजा। अब अमेरिका क्योंकि प्राइवेट जो सैटेलाइट लॉन्च कर रही है इतनी अमीर कंपनी है, वो कुछ डॉलर बचाने के लिए क्वालिटी से समझौता करेगी क्या? कतई नहीं। व्हाट डज इट मीन कि नासा से सैटेलाइट लॉन्चिंग की जो क्वालिटी है और इसरो से सैटेलाइट लॉन्चिंग की जो क्वालिटी है दैट इज एट पार। तभी अमेरिका वाले ने अपना सैटेलाइट भेजा, वरना कतई नहीं भेजता। व्हाट डज इट मीन? अपना जो मंगलयान, इसकी बहुत बड़ी विशेषता हम जानते हैं कि जितने अभियान अब तक 3-4 अभियान हुए दुनिया भर में, लेकिन जितने भी अभियान हुए हैं उनमें मंगलयान यह पर किलोमीटर कॉस्ट इज मिनिमम, हम जानते हैं कि नहीं? तो ये जो विशेषताएं हैं कि क्वालिटी यथावत, कीमत कम। अब ऐसे अनेक क्षेत्र, मैंने 2-3 क्षेत्रों का आपको बताया। कुछ क्षेत्र आप लोग जान, जैसे IT, दुनिया भर के लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि IT के क्षेत्र में भारत इज नंबर 1। शायद चाइना भारत कंबाइंड होगा, जो कंपटीशन होगा। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल, अभी वैक्सीन हमने खोज लिया, दुनिया में क्या स्थिति है? भारत वैक्सीन खोज करके ने, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारे, हम कितने आगे बढ़े हुए हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है। और ये दुनिया ने स्वीकार किया, कितने 50 से ज्यादा देशों को हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। दुनिया ने स्वीकार कर लिया कि भारत का वैक्सीन अच्छा है, कि कैसा बनाया, सस्ता बनाया। तो ये जो विशेषताएं हैं भारत की, ये कैपेबिलिटीज है आज के भारत की। तो खास करके युवा पीढ़ी यदि ऐसा संकल्प करती है कि हाँ ऐसे जो लोग काम कर रहे हैं उस तरह के कामों में हम शामिल होंगे और अपनी क्षमताओं का उपयोग अपनी इस मातृभूमि के लिए करेंगे, देश को ऊंचा उठाने के लिए करेंगे, जो डॉक्टर कलाम का सपना था कि मेरा देश विकसित देशों की श्रेणी में आना चाहिए। आखिर में 5-10 मिनट है अभी मेरे पास, तो एक और विषय लेकर, इसी से संबंधित है लेकिन बड़ा महत्व का है। मैंने कलाम साहब का उल्लेख किया, कलाम साहब का ये विकसित भारत का सपना था, लेकिन यदि हमने उनके भाषण और उनके पुस्तकें बारीकी से पढ़ी होंगी, पढ़ना चाहिए, तो हमको एक बात ध्यान में आएगी। कौन सी बात? कि वो भारत को विकसित देश तो बनाना चाहते थे, लेकिन कैसा, किस आधार पे? तो उनका कहना हुआ करता था, इंडिया विल बी ए डेवलप्ड कंट्री whose roots will be based in its rich cultural heritage। यानी अमेरिका की कार्बन कॉपी करके भारत ऊंचा नहीं उठेगा, विकसित नहीं बनेगा। जैसा अमेरिका ने किया वैसा हम करेंगे, ये सोच भारत की नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य से आज अमेरिका की नकल करने की प्रवृत्ति हम में बढ़ती जा रही है। मैं युवा पीढ़ी को विशेष रूप से आगाह करना चाहता हूं, अमेरिका से जो सीखना है सब सीख लें, लेकिन उनकी नकल नहीं करना है।
और जो भी सीखते हैं उसको भारत के लिए अनुकूल बनाते हुए अपनाना, एज इट इज नहीं अपनाना। यह जो अपना सिद्धांत है, एकात्म मानव दर्शन में भी यही बात आती है। दीनदयाल जी ने कहा हुआ है कि जो दुनिया में है वो स्वीकार करना, लेकिन भारत के लिए अनुकूल बना करके स्वीकार। ये भारत का स्वभाव है, केवल दीनदयाल जी वाली बात नहीं है, भारत का स्वभाव है। आनो भद्राह क्रतवो यंतु विश्वता, कहते हैं कि नहीं कहते? दुनिया भर से अच्छी बातें आने दो, हम अच्छी बातें लेने के लिए, लेकिन नकल नहीं करेंगे, उसको परखेंगे, अपने लिए अनुकूल बनाएंगे। और हमारी जो बातें हैं, भारत की जो बातें जी रिच कल्चरल हेरिटेज वाली बात हो रही है, दीनदयाल जी ने कहा हुआ है कि हमारी जो बातें हैं उनको युगानुकूल बनाएंगे, एज इट इज नहीं कि 1000 साल पहले ऐसा होता तो एज इट इज हम आज करेंगे ना। पूर्वजों से प्रेरणा लेना है, लेकिन वो जैसा करते थे वैसा ही आज करेंगे नहीं, युगानुकूल बना करके उसको करना। तो दुनिया का ज्ञान उस रूप में लेना, भारत के अनुकूल बनाना, और अपना ही जो प्राचीन ज्ञान है उसको युगानुकूल बना करके लेना। लेकिन एक और विषय है, और बड़ा महत्व का विषय है, और वो क्या विषय है? साधारणतः पश्चिम की जो सोच है वो है अनियंत्रित, हर बात में कोई नियंत्रण, सब कुछ फ्री होना चाहिए, तो साइंस शुड बी फ्री। भारत की क्या विशेषता है ना? भारत में हर चीज धर्म नियंत्रित होती है। अब धर्म यानी रिलीजन नहीं है, धर्म का बहुत व्यापक अर्थ है, मैं उसके परिभाषा में नहीं जाता, लेकिन रिलीजन नहीं है, धर्म बहुत बड़ी बात है। और ये अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी स्वीकार कर लिया है। धर्म को उन्होंने कहा, अर्थ में कहा हुआ है इटर्नल लॉ ऑफ कॉस्मोस, और रिलीजन के लिए उन्होंने कहा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में रिलीजन के लिए कहा हुआ है ए पर्टिकुलर वे ऑफ फेथ एंड वर्शिप। तो दोनों एक नहीं है। तो मैं धर्म की बात कर रहा हूं, तो सब कुछ धर्म नियंत्रित होना, जो धर्म नियंत्रित है वो समाज के लिए हितकारक होगा। तो विज्ञान भी धर्म नियंत्रित होना चाहिए। साधारणतः पश्चिम के लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कैसे कंट्रोल करेंगे, इट शुड बी फ्री, इट शुड बी फ्री। मैं एक दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आज मानव भ्रूण के लिंग परीक्षण की मनाही है कि नहीं है? क्यों है? विज्ञान कर सकता है, विज्ञान में वो कैपेबिलिटी है, लेकिन उसकी मनाही है, नियम है कि नहीं? इसको कहते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म नियंत्रित विज्ञान, कि कर भी सकता है तो भी नहीं करना। क्यों? भारत की समस्या मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि जेंडर रेशो बदल जाएगा, जैसी भारत की परिस्थिति है, तो ये समाज के भले के लिए है। तो विज्ञान पर भी धर्म का नियंत्रण होना चाहिए। ऐसे और भी हम उदाहरण दें, प्रदूषण से संबंधित जितने रिस्ट्रिक्शंस हैं वो धर्म नियंत्रित विज्ञान ही, वो किया जा सकता है। कारखाना उस प्रकार का प्रोडक्शन कर सकता है, उनको मना ही है। क्यों है? समाज को नुकसान होता है, यानी वह भी धर्म नियंत्रित विज्ञान का उदाहरण है। दुनिया अब इस बात को भी स्वीकार करने लगी है। तो धर्म नियंत्रित विज्ञान, इसके आधार पर, और आखिर की बात, मैं 2-3 बार आखिर की बात कह चुका हूं, क्षमा करेंगे बातें जुड़ती जाती है ना, प्राध्यापक की यह आदत होती है, जुड़ती जाती है बातें। मेरे पास घड़ी है अभी 2-4 मिनट, होता भी मजबूत है, अभी 2-4 मिनट है, अभी 2-4 मिनट है। देखिए, आज दुनिया में एक विकास पथ की बात चल रही है, मैं विस्तार में नहीं जाता, लेकिन जो भी डेवलपमेंट का पाथ है, जितने भी पाथ्स हैं दुनिया ने सारे टेस्ट कर लिए हैं, और एवरी पाथ इज फेल्यूर। ये दुनिया ने स्वीकार कर लिया है, वेदर इट इज कम्युनिज्म का पाथ हो या कैपिटलिज्म का पाथ हो, जो भी पाथ हो, एवरीथिंग इज फेल्यूर। एंड सो नाउ द एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स भारत, कि भारत एक ऐसा देश है कि जो हमें धर्म नियंत्रित विज्ञान के आधार पर कैसे उन्नति की जा सकती है वो मार्ग बता सकता है। तो ऐसा भारत हमको खड़ा करना पड़ेगा। अमेरिका की कारब, हाँ, विकसित देश बनेगा, लेकिन आज के जो विकसित देश है उनके जैसा ही नहीं। भारत के, जो कलाम साहब ने कहा, रिच कल्चरल हेरिटेज में रूट्स होने चाहिए।
तो उसको व्यावहारिक धरातल पर परिवर्तित करना ये बहुत बड़ी बात है, ये चैलेंज है। और खास करके युवा पीढ़ी के सामने ये चैलेंज है कि ये जो बातें हैं इनको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा उसमें कंटेम्पररी इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ये सारा डील करना पड़ेगा। लेकिन अंततोगत्वा वह धर्म नियंत्रित विज्ञान की दिशा में रहेगा। और यह जो धर्म नियंत्रित विज्ञान वाला जो विकास पथ होता है, इसके लिए कहा जाता है कि इट इज इको फ्रेंडली एंड विथ ह्यूमन फेस। सब कुछ आ गया इसमें, इको फ्रेंडली। आप देखिए पर्यावरण कितनी बड़ी समस्या है, तो विकास तो करना है लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखते हुए विकास करना है। भारत ये मार्ग बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। ह्यूमन फेस यानी आम जनता का भी कल्याण होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए। ये भारत का ही स्वभाव है, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले लोग हैं। केवल कुछ लोग सुखी हो ऐसा कहने वाले लोग ही नहीं है। सर्वे में दुनिया भर आ जाती है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसीलिए तो भारत ने कितने सारे देशों को, 50 से ज्यादा देशों को ये वैक्सीन हमने भेजी है। ये बता रहे 70 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भेजी हुई है। तो ये भारत है, लेकिन भारत को भारत बनाए रखते हुए ऊंचा उठाना, यह जो चैलेंज है, इस चैलेंज को युवा पीढ़ी स्वीकार करेगी, जिसे अपने पूर्वजों की श्रेष्ठता का ज्ञान है, उस पर अभिमान है, और फिर वो देश के लिए कुछ करने का संकल्प लेते हैं। ऐसे संकल्प लेने वाले युवक बढ़े, कम आयु वाले युवक भी बढ़े, बड़ी आयु वाले युवक भी बढ़े। इसी उद्देश्य से इस प्रकार का विषय आपके सामने रखने का ये सारा आयोजन रहता है। आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा अधिक समय हो गया, 2-4 मिनट अधिक लग गए हैं, फिर भी सुना होगा ऐसा मानते हुए आपकी क्षमा प्रार्थना करते हुए और आपका धन्यवाद करते हुए, आयोजकों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको पुनश्च एक बार नमस्कार। बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज हम सबके सामने जो महत्वपूर्ण विषय का प्रतिपादन माननीय प्रोफेसर सदानंद सप्रे जी के द्वारा हमें मिला है, वो बहुत ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक है। उनकी उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपने भारत को ऊंचा उठाने के लिए जिस दिशा का, जिस भाव का प्रतिपादन किया है, वो भाव अगर सभी भारतीयों में पैदा हो जाए, उन्हें यह राह जो आज मिली है वो अपने जीवन की अगर दिशा बना लें, तो निश्चित रूप से हम माँ भारती को गौरवान्वित कर सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए इस व्याख्यान ने हमें जीवन की एक नई दिशा दी है। हमारा प्रयास होगा कि हम उसे अपने जीवन में उतारें और भारत को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमारी परंपरा है कि हमारे पुस्तकालय के द्वारा हमारे वक्ताओं को एक पुस्तक भेंट की जाती है।